लगातार बात हम देश के बड़े मुद्दे की कर रहे हैं और आज भी उसी मुद्दे को हम कंटिन्यू करेंगे। और उस मुद्दे पर आने से पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर टेंशन जो बॉर्डर पर है और उसको कम करने के लिए कोशिशें काफी तेज की जा रही हैं और WMCC यानी वर्किंग मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन बॉर्डर को लेकर उसकी बैठक सुबह शुरू हुई और अभी तक 5 घंटे हुए हैं। WMCC की बैठक जो है वो दोनों तरफ से जारी है। यहां से विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर, होम मिनिस्ट्री के अफसर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसर इस बैठक में शामिल है। वहीं पर डिविजनल ऑफिसर के रैंक के ऑफिसर जो है वो चाइना की तरफ से भी है। और ये मीटिंग सुबह से 5 घंटे से लगातार इस वक्त जारी है। डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन पर बात की जा रही है, डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन। लेकिन जो बड़ी खबर इस बैठक के बीच में से सामने आ रही है वो ये है कि बफर जोन्स बनाने पर भारत ने विरोध किया है और कहा है कि पैंगवान और दिपसोंग के अंदर बफर जोन्स नहीं बनेंगे। आपको उसी जगह पर जाना होगा जो आज से 2 महीने पहले की पोजीशन थी। बफर जोन्स पर कोई बात नहीं मानी भारत की तरफ से। बड़ी खबर WMCC से हम आपको बता रहे हैं 24 और 10 यानी 24 जून और 10 जुलाई को भी WMCC की 2 अहम बैठकें हुई थी, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद मामला जो है लद्दाख का सुलझेगा बातचीत के जरिए। लेकिन विदेश मंत्रालय की सोर्सेज से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि चाइना टाइम गेन पॉलिसी में है और बातचीत से शायद कोई बड़ा हल सामने नहीं निकल सकता है। और इसी तरीके के संकेत इससे पहले गृह मंत्री भी दे चुके हैं, लद्दाख के अंदर भी और दिल्ली के अंदर डिफेंस के जब कमांडोज का कॉन्फ्रेंस थी वहां पर भी इसी तरीके के संकेत जो है वो गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर लगातार दे चुके हैं। WMCC की बैठक इस वक्त जारी, 5 घंटे से लगातार बैठक जारी है और विदेश मंत्रालय का बयान भी हमने आपको बता दिया। बड़ी बात कि क्या सिर्फ बातचीत का ही एक रास्ता है और यही एक रास्ता है जहां हम चाइना के साथ मसले को हल कर सकते हैं, या विदेश नीति के अंदर या कूटनीति के अंदर और भी कुछ रास्ते हैं जिन्हें अडॉप्ट करने की जरूरत है। और भी कुछ खबरें हैं, फटाफट से थोड़ी देर में वो सारी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने पूरे पैनल के साथ जो इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जनाब आज हमारे साथ मनोज मिश्रा जी है, सीनियर पर जर्नलिस्ट है, पूरी नजर रखते हैं भारत, चीन, पाकिस्तान के ताल्लुकातों पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर भूषण साहब हमारे साथ है, डिफेंस कमेंटेटर के तौर पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक वास्ट एक्सपीरियंस आपका है, इंटरनेशनल सिनेरियो को आप समझते हैं, मेरे साथ शो में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुपम तिवारी साहब एयरफोर्स के फॉर्मर ऑफिसर हैं, डिफेंस को भी ये जानते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास मनोज मिश्रा जी, बड़ी खबर जो हमने बताई कि WMCC की बैठक पिछले 5 घंटे से जारी है और सूत्रों से जो खबर सामने आ रही थी वो ये थी कि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन पर बात तो बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन बफर जोन्स नहीं बनाएगी। भारत ने क्लियर किया दिपसोंग और पैंगोन के अंदर नो बफर जोन्स। एक तरफ से बातचीत और एक तरफ से विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग होती है उस ब्रीफिंग के अंदर यह साफ दिख रहा है कि चाइना के साथ मामले बातचीत से शायद हल नहीं होंगे, इसलिए अलायंस यानी जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ मशवरा किया जा रहा है। क्या कुछ ये खबर है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? दरअसल WMCC की बैठक लास्ट 30 जून को हुई थी और उस दौरान एक डिसाइड हुआ था कि आने वाले 15 दिन के अंदर हम LAC में जहां भी घुसपैठ या हम घुस आए हैं वहां तो वापस जाएंगे। लेकिन मौजूदा स्थितियां ये है कि जहां से कुछ जगहों से अगर बात कर लें हम फिंगर 4 एरिया के, तो जाने के बजाय वहां फिर ये जाके दोबारा वापस भी आए और बल्कि पूरी तरह से गए भी नहीं थे। दूसरी बात आप देखिए, भारत इसको देखते हुए एक जो बड़ा निर्णय कर इन लोगों ने लिया है कि चाइना की कंपनियां अब किसी भी तरीके के टेंडर या कुछ भी सरकारी खरीद फरोख्त उनके साथ नहीं होगा। लेकिन चाइना अपनी किसी भी बैठक के साथ में, चाहे उच्च स्तरीय हो चाहे वो द्विपक्षीय वार्ता विदेश मंत्रालय के जरिए हो, वो किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं। लगातार उसकी नीति में कहीं न कहीं धोखेबाजी है। और गौर साहब एक बात सबसे बड़ी है कि वो पर्दे के पीछे दूसरा गेम भी कर रहा है। जो
खत्म हो चुका है, जो बातें खत्म हो चुकी हैं, यहाँ स्थितियां अपनी बरकराने को पाकिस्तान और बांग्लादेश के 1971 के मूल में कहीं न कहीं एक वैचारिक मतभेद को भुलाने की मदद भी कर रहा है। तो ये कहने का ये मतलब है कि अभी रक्षा मंत्री जी वहां पे गए हुए थे, उसके बाद भी कन्फर्म उनका बयान भी इस तरीके से नहीं आया, या वो भी कहने की स्थिति में नहीं थे कि अभी इंतजार करिए, चीजें बताई जाएंगी। तो चाइना अब तक की जितनी वार्ता रही है उसमें सारी बातों को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वार्ता हमेशा विफल होती रही है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर भूषण साहब, आप इंटरनेशनल सिनेरियो को भी समझते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स में आपने देखा कि किस तरीके से सिचुएशन बनती है और बनते बनते वो बिगड़ भी जाती है कभी कभार। ये जो चाइना, भारत और अमेरिका, ये तीन कोने जो हैं, ये नई सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो आज WMCC की बैठक इस वक्त चल रही है, जहां पर हमें बहुत कम उम्मीद है लेकिन फिर भी हम लगातार बातें कर रहे हैं। धन्यवाद गौर साहब। मैं कमांडर दीवान, मैंने 71 वॉर लड़ा है और मैं ये जो देख रहा हूं, जो हो रहा है, बहुत अच्छा बताया मनोज मिश्रा जी ने भी, आपने भी। जिस तरीके से अचानक चीन अंदर आया और उसके जवाब में फौजी कार्रवाई हमने बहुत तगड़ी, बहुत मजबूत और बहुत चुस्त दुरुस्त की, उससे वो पीछे डर। ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, चालाकी का गेम खेल रहा है। और जहां तक आपने इंटरनेशनल सिनेरियो की बात बताई है, जो अमेरिका आवाजें उठा रहा है, मेरी समझ में ये आता है ये आवाजें ट्रंप को अपनी इलेक्शन के जीतने के हिसाब से बनाई जा रही हैं। मेरी समझ में अमेरिका जो दुनिया से पीछे हटना चाहता है, वो इस चीज में मामले में डायरेक्ट दखल अंदाजी नहीं देगा, अच्छी अच्छी बातें जरूर करेगा। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर 2 वहां रूजवेल्ट सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द वर्ल्ड साउथ चाइना सी में घूम रहा है, पर क्या हो रहा है? और उनके माइक पोम्पो डिफेंस सेक्रेटरी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के बराबर होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर इस दुनिया में खुद ही पड़ रहा है। तो क्या है, जो जिस तरीके से हम बड़ी सुस्ती की तैयारी लगे हुए हैं, रफेल आ रहा है और नेवी अलर्ट पे है, हो रही है, हमें पूरा तैयार रहना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल, जब तक ये 2 फ्रंट वॉर हो सकता है, उसमें जब तक हम इसको नहीं दांत खट्टे करेंगे तब तक बात कभी संभलेगी नहीं। हर साल, हर 5 साल, 10 साल होती रहेगी। अनुपम तिवारी सर, डॉक्टर भूषण दीवान साहब बता रहे थे, देखिए हमने जो कुछ सीखा है और जो कुछ देख रहे हैं वो ये साफ है कि चाइना अपनी पॉलिसियों से बाज आएगा नहीं, इसलिए हमने कुछ और भी कदम जो है वो आगे बढ़ाने होंगे। कल जब मैं आपके साथ पिछले दिनों भी इस डिबेट में था तो आप काफी आशावादी थे कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे बातचीत फिर भी होनी है, लेकिन अभी अगर बातचीत से मामले सुलझते हैं तो अच्छी बात, सुलझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं ये बातें। आज WMCC की बैठक हो रही है, लेकिन विदेश मंत्रालय, फॉरेन ऑफिस जो हमारा है, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वो तो कहीं और लाइन पर चल रहे हैं, अलायंस ढूंढ रहे हैं, अलायंस के साथ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। गौरव जी, देखिए निगोशिएशंस ऐसे ही होते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में। जब 2 देश आपस में बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही सारे मुद्दों पे एक राय हो जाए। इसमें एक लंबी प्रोसेस होगी, कई दौर की बातचीत होगी, कई लेवल में बातचीत होगी। बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा दोनों देशों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। देखिए आज की जो कंडीशन है, पूरा ये वर्ल्ड के जो बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका मैं कहीं लेख पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ है कि आज जो सिचुएशन कोरोना के टाइम पे हुई है, इसमें ये दोनों बड़ी कंट्रीज भारत और चाइना अभी इस मौके पर वार को अफोर्ड नहीं करना चाहती है। दोनों वार नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ जब वार नहीं चाहते हैं तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि कहीं ना कहीं चाइना अपनी दादागिरी इस इलाके में दिखाना चाहता था। अब वो दादागिरी कितना सफल हुई है ये तो अभी आने वाला भविष्य बताएगा। आज के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि वो सफल हुआ है, और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं अब फेस सेविंग के लिए कुछ तरीके ढूंढ रहा है। चलिए चाइना की बात छोड़ देते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान का आज जो कोर कमेटी ऑन चाइना जो स्टडी कर रही है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो आशा नहीं है उनको। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि वो सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं
और चाइना को कैसे ट्रीट करना है, ये सिर्फ आज कल या एक महीने की बात नहीं है। ये कमेटियां WMCC की जो बैठक हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से ये आने वाले फ्यूचर को भी प्लान कर रहे हैं। भविष्य कैसा होगा, चाइना के साथ हमें कैसे लड़ाइयां लड़नी है। लड़ाइयां सिर्फ जंग के मैदान पर ही नहीं लड़नी है, बल्कि हमें इकोनॉमिक मोर्चे पर भी लड़नी है, हमें इंफॉर्मेशन के मोर्चे पर लड़नी है, और इसके साथ ही साथ हमें सैटेलाइट और इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। राइट। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर बात हो रही है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन मनोज मिश्रा जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक खूबसूरत बात कही कि जो माइक पोम्पियो साहब हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, काफी एग्रेशन के साथ बोल रहे हैं, और पॉइंट ऑफ डिस्कस जो है वो चाइना है, चाइना की स्ट्रेटजी है, चाइना की पॉलिसी है, चाइना की इकोनॉमिक्स है, और फिर वर्ल्ड सिनेरियो जिस तरीके से खतरे में पड़ रहा है, ट्रेड खत्म हो रहा है और सारा चाइना के पास जा रहा है। ये दरअसल एक इलेक्शन स्टंट है, और वहां पर जो बुनियादी इश्यूज है अमेरिका के अंदर, वहां से ध्यान हटे और यहां की ओर जाए। ये तो सिर्फ वहां तक ही है, बाकी अगर आगे जाना हो तो वो हाथ खड़े कर देंगे। क्या आज के दिन में हमें फिर से जो अलायंस बनाने की बातें हो रही है, जो 2 पोल्स, एक लिबरल पोल और एक डेमोक्रेटिक पोल बनाने की बातें हो रही है, उसमें हमें बड़ा फूक फूक कर फिर चलना पड़ेगा आगे? नहीं गौर साहब, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अमेरिका भारत का बहुत लंबा साथ देने की स्थिति में नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वैश्विक एक जो कंपटीशन होता है उसमें चाइना ने झटका दिया अमेरिका को और उसके साथ काज हुई। आज ट्रंप चूंकि वहां पे चुनाव है और कोरोना के साथ साथ भारत चाइना के विवाद भी उनको अपने चुनाव में माइलेज दे रहा है। नहीं इतनी जल्दी दूतावासों को लगातार खाली कराना और भारत के फेवर बातें करना, लेकिन ये चीजें बहुत लंबी नहीं चलने वाली। देखिए लड़ाई या जो विवाद है, जैसा अनुपम जी भी कह रहे थे, अनुपम जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वैश्विक और सारे मोर्चों पर हमें विचार करना पड़ता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव उठा करके किसी दूसरे के क्षेत्र में हमने ऑक्युपाई कब्जा करने में नहीं गए, बल्कि LAC का उल्लंघन 5 मई के बाद की जो घटनाएं रही हैं, चाइना, चलिए मान लेते हैं कि एक बार आप आ भी गए, आने के बाद अगर हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी, सेक्रेटरी सब छोड़िए, विदेश सचिव और मंत्री लेवल पर अगर ये बातें हो रही हैं और फिर आप उसका नहीं करते, इसका मतलब कि चाइना की नियत और नियति दोनों में आने में भी और लगातार बैठकों में भी खोट रही। लेकिन देखिए गौर साहब, अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता है, अपने व्यक्तिगत रीजन से खड़ा होता है, लेकिन जहां तक आसियान देशों की बात कर लें, बाकी चीजों की बात कर लें, बहुत फेवरेबल स्थितियां भारत के साथ विगत दिनों में रही है, और शायद यही कारण है कि चाइना बीच का रास्ता अपना रहा है, न पूरी तरह बाहर जा रहा, न पूरी तरह अंदर आ रहा, और एक लिबरल चीजों को ले चल रहा, लेकिन वो इस फायदा उठाना चाहता है कि भारत को, देखिए मैं फिर जाना चाहूंगा, 370 के बाद जो स्थितियां बनी हैं, हम पाकिस्तान को अटैक किए, लेकिन उसका कहीं न कहीं बड़ा खामियाजा, बड़ा चाइना को लगा था। तो लद्दाख के टेरिटरी में उसको घुस के आना, वहां कब्जा जमाना, सैनिकों के साथ मारपीट करना और ये सब हरकतें करना, ये चाइना की पॉलिसी है, और वो पॉलिसी अपने नजदीक के जहां से जिसकी बाउंड्री होती है, आपको घटना याद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी ये पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति उनकी पॉलिसी है, और यहाँ पर भी वही है। लेकिन डॉक्टर धवन साहब, जो आपसे मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो ये है कि पिछले 50 साल का टेन्योर जब हम देखें, USA वर्सेस रशिया, कभी भी इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनी है जहां पर सिचुएशन इतना ज्यादा क्रिटिक हो या कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर जंग जैसी बातें हो रही हो। मुझे जब हम व्हाइट पेपर्स को देखते हैं जो चाइना में भी छपे हैं, US में भी छपे हैं, तो निक्सन के टाइम से दोस्ती बढ़ी, एम्बेसीज खुली, अब आज एक एम्बेसियां बंद होने की बातें हो रही है। हमने पहले देखा कि ह्यूस्टन में एक दूतावास बंद हुआ, आज हमने देखा US ने टेक्सास के अंदर कॉन्सुलेट को बंद करने की बात कही है। चाइना की तरफ से भी अब टिट फॉर टैट हो रहा है, उन्होंने भी शुरू कर दिया। चिंगडोय में उन्होंने अपनी एम्बेसी, उनको कहा कि आप वाइंड अप कीजिए, और वही 72 घंटे का टाइम दिया है। तो ये जो नया ट्रेंड हो रहा है, ये जियोपॉलिटिक्स के लिए कितना खतरनाक है, या ये सिर्फ इलेक्शन तक ही चलेगा, उसके बाद ये फिजल आउट हो जाएगा और दोनों देश जो इस वक्त आमने सामने है ये ईज आउट हो जाएंगे? धन्यवाद गौर साहब। मैं इस एक बात पे मनोज मिश्रा जी से भी, अनुपम तिवारी जी से भी सहमत हूं। देखिए, जंग कोई नहीं चाहता है, जंग हम भी नहीं चाहते, पर ये कलयुग है।
अगर आपके हाथ में मोटा डंडा नहीं है तो आपकी बात भी कोई सुनता नहीं है, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में कहावत होती है, आयरन हैंड इन ए वेलवेट ग्लव। क्या मतलब? हाथ तो आपका फौलादी हो, उस पर बेशक आपने मखमल के दस्ताने पहने हो। ये दुनिया का असूल है कि आज से नहीं, हजारों साल से है। तो आप, जैसे मिश्रा जी ने कहा, हम तो चाइना की टेरिटरी में घुसे नहीं है, वो तो खग आदमी है, हम घुसे नहीं है, तभी तकलीफ हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि बफर जोन के लिए हमने पहले हाँ की थी, हमने कहा नहीं, क्यों, हम जितना दबेंगे दबते जाएंगे। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। और देखिए, सबसे स्मार्ट आर्मी वो होती है जो बिना वॉर लड़े वॉर जीतती है। चाइना वॉर आसान, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, बहुत टाइम जाता है। चाइना के पास कितना पैसा होगा, है हमसे ज्यादा 5 गुना है, 10 गुना है, फिर भी वॉर वो भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। पर जरा उनको नजर आई कि हम वॉर नहीं चाहते, जरा उनको आई डील कि हम नहीं कर आगे बढ़ेंगे, तो और दबाएंगे। और 40,000 फौजी और इकट्ठे कर दिए हैं। जो 15-16 जून रात को हमारे 20 फौजी मारे गए, कर्नल साहब और सिपाही मारे गए, क्या था वो? जाने वाले थे, वापस आ गए। ये करने वाले हैं ऐसा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अंतरराष्ट्रीय बात पूछी मेरे से, देखिए ऐसा है, ट्रंप जो आया था 4 साल पहले, वो यही कह के आया था कि हमारी जो फौज है, अमेरिका की फौज है, अमेरिका का पैसा दुनिया भर में वेस्ट हो रहा है। इराक में, अफगानिस्तान में हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। हमारे सिटीजन जो हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका लिविंग इंडेक्स खराब हो रहा है। हम दूसरी लड़ाई क्यों लड़े? नेटो में भी पैसा क्यों दे? आपको पता होगा पिछले साल नेटो में, यूरोप में आके, जर्मनी में आके सब ये बताया उसने, हम पैसा, अब भाई अपना आप भरिए पैसे, आप भी भरिए, तो आपको कंधे पे उठा के हम नहीं चलेंगे। अब बात क्या आ रही है? बात क्या आ रही है, हम जानते हैं शहर में, गांव में क्या होता है। जैसे अगर वो पड़ोसी है और मेरे से ज्यादा बढ़ रहा है, वो कौन पड़ोसी? दुनिया में सारे देश पड़ोसी हैं। अब चीन जो है अमेरिका की बराबरी कर रहा है, अब यहाँ से हर जगह पैसा दे रहा है, और ये पैसा देके जीतना, साम दाम दंड भेद, ये पुरानी बातें ऐसे ही होती हैं। पहले पैसा दे दिया श्रीलंका को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, जिबूती में, चाहे ईरान को पैसा दे दिया, अमेरिका ईरान को दबा रहा था, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और काफी मजबूत है, बढ़ाएंगे। देखिए वो एक, तो क्या ये कहीं आके थम जाएगा? क्योंकि ये इलेक्शन ट्रेंड है वहां पर, जिस तरीके से आप भी मानते हैं और कुछ और क्रिटिक्स भी मानते हैं, तो क्या ये कहीं थमने का नाम ले रहा है आगे? इंडिया अपना यूएस वर्सेस चाइना? नहीं, यूएस वर्सेस चाइना तो थमेगा नहीं, वॉर भी नहीं होगा, फुल स्केल वॉर भी नहीं होगा। राइट सर। पर अमेरिका क्या करेगा? ताइवान को मिसाइलें दे दी। इंडिया क्या करेगा? वियतनाम को ब्राह्मोस दे दी। खुद कोई लड़ना नहीं चाहता है, ये होगा नहीं। वॉर इज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, वो होगा। पर ये कि अभी आप देखिए, नवंबर में इलेक्शन है, अभी 4 दिन पहले लगा, जो बिडेन ने निकाला है, एक जो कैंडिडेट डेमोक्रेट निकाला है, क्या निकाला है उसने? उसके बाद उसका पोजीशन भी ट्रंप का उसका। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा डॉक्टर साहब आपके पास, लेकिन अनुपम मिश्रा जी फटाफट इस बात को कह दीजिएगा, पिछले 2 मीटिंग जब हमने की, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की हो या WMC की मीटिंग हो, तो उसमें हमने बफर जोन पर कहा कि हाँ चलिए लेट अस गो टुगेदर, बफर जोन बना दिए जहां जहां पर भी बनाने थे। आज बफर जोन पे हम कह रहे हैं कि नहीं। क्या वाकई तौर पर पेंगोन इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, या अब हमें यह समझ आया कि हमारे बफर जोन बनाने से हमारे हित को नुकसान है, फायदा तो चीन को मिल रहा है? नहीं, मैं इसको एक प्रोग्रेसिव अप्रोच मानता हूँ। पहले हमने उनको एक कैरेट दिखाई और अब हम उनको स्टिक दिखा रहे हैं। ये इंडिया बहुत सही अप्रोच अपना रहा है, मैं मानता हूँ। जो पुरानी कॉन्फ्रेंसेस में जो बातें हुई थी, हमने बफर जोन के लिए उनसे कहा था, वो पहला स्टेप था बातचीत की तरफ, और उससे हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि अब चाइना इनका इस चीज का रिस्पॉन्स कैसे देगा। हमने रिस्पॉन्स में क्या देखा कि फिंगर 4 से हटे तो वो, लेकिन फिंगर 5 पे जाके जमा हो गए। फिंगर 8 तक वो जाने का नाम नहीं ले रहे। गलवान वैली से वो वापस तो गए, लेकिन फिर 30-35 सैनिक उनके वहां पे दिखने लगे। देवसांग को वो खाली नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब हमने कह दिया है कि फिर हम बफर जोन वाली बात से हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब हमको वो पूरा इलाका खाली चाहिए, सिर्फ सेम उसी पोजीशन में चाहिए जैसे कि मई के शुरुआत में था। अब देखिए इसका रीजन क्या है। अब हमारे देश ने ये समझ लिया है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने, डिफेंस की जो भी मीटिंग्स हो रही, सबने समझ लिया है कि चाइना यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट के हिसाब से आया था। फिंगर्स के ऊपर बैठने के पीछे उसका सीधा कारण ये था कि वो हमारे लद्दाख से कनेक्ट करने वाले हाईवे के ऊपर अपना कब्जा जमा ले, उसको चोक करने की कोशिश करे। गलवान पे भी हाइट्स पे वो इसीलिए बैठना चाह रहा था। और देवसांग की बात है तो देवसांग को स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के नजरिए से भी देखा जाए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपीओ वहां से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है। दौलत बेग ओल्टी का रनवे वहां से नजदीक है। और आप इसकी सीरियसनेस का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए गौर साहब कि डीबीओ से अगर एक फाइटर एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करेगा तो उसको एलएसी के उस पार चाइना के नेशनल हाईवे है 219 जो शिनजियांग और तिब्बत को मिलाता है, वहां तक पहुंचने में महज 6 मिनट लगेंगे। अब इस तरह से आप देखिए कि क्यों वो वहां से नहीं हटना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अब मुसीबत ज्यादा हो सकती है। अनुपम तिवारी, मैं दोबारा आपके पास भी आऊंगा, इस पर और चर्चा करेंगे। एक और खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है जहां हम चाइना के बॉर्डर को डिस्कस करें। जरा दूसरी खबर को भी जरा प्ले कीजिए। नेपाल की सरहदें भी तनाव है। नेपाल की सरहद यानी नेपाल बॉर्डर पर भी तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और नेपाल के जो लोग हैं उन्होंने आज इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है भारत की जमीन को लेकर, और फिर यहां से रिबट किया गया। जो हमारे गॉड सरहद के जो हिफाजत कर रही थी सिक्योरिटी एजेंसियां, उन्होंने उनको रोका और उसके बाद बहुत देर तक वहां तनाव भी देखने को मिला। वो विजुअल्स भी थोड़ी देर में हम प्ले करेंगे कि नेपाल बॉर्डर पर, ये देख लीजिएगा, नेपाल बॉर्डर पर किस तरीके से सिचुएशन आज बदली नजर आई। और चाइना के लोग सरहद यानी जो हमारी लाइन है, लाइन के इस पार आने की कोशिश की और वहां पर अपना सामान और अपनी चीजें जो है वो रखना शुरू करके ये कह रहे थे कि ये जमीन हमारी है, यहां से आप अपनी पोस्टें और अपना जो लाइन है इसको वापस ले लीजिए। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो इसके पीछे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और इंटरनेशनल फ्रेम में जो लोग देखते हैं सिचुएशन, उनका मानना कि नेपाल के लोगों का इतना बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटी और बेटी का सवाल है। और साथ साथ मसला ये भी है दूसरा कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त नेपाल के अंदर, इसके पीछे डायरेक्टली चाइना का हाथ है। पूरा पैनल जरा हमारे पास दोबारा से रख लीजिएगा ताकि इस खबर को और हम जान सके कि क्या कुछ नेपाल बॉर्डर पर हो रहा है, क्या इसके पीछे भी सही में चाइना का ही हाथ है, क्योंकि खबर इस तरीके से आ रही है। अनुपम तिवारी कंटिन्यू कीजिएगा। नेपाल अभी तो हम एक बॉर्डर को संभालने की कोशिश में है, नेपाल से भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है। विजुअल्स काफी आज दिन भर जो आते रहे सही नहीं थे। अभी 2 दिन पहले भी खबर आई थी कि किशनगंज से मिला हुआ जो इलाका है नेपाल का, किशनगंज बिहार में, वहां पर भी कुछ गांव वालों के साथ नेपाल पुलिस की कुछ झड़पें हुई थी और शायद वहां पे भी गोलीबारी हुई थी। अब आज मैकाल वाली घटना जो आप बता रहे हैं मेरे लिए भी नई है, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि नेपाल की कंडीशन एक बड़ी अजीब सी हो रखी है। वो एक डेमोक्रेसी भी है और ऐसी डेमोक्रेसी है जो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। जैसा कि पाकिस्तान का हाल है वही हाल अब नेपाल अपना करने जा रहा है। तो इससे नेपाल को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो प्रधानमंत्री ओली जी की पता नहीं क्या हो गया है, उनकी बुद्धि मेरे समझ में नहीं आ रही है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश की सोवरेनिटी को दांव पर लगाने वाला वो अजीब से शख्स है। मैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी कुर्सी बच जाए उसके लिए चाहे उनका देश बिक जाए। तो मुझे लगता है कि नेपाल के लोग, नेपाल के अंदर भी इस चीज के विरोध होने लगे हैं। इवन प्रचंड जी जो दयाल प्रचंड, पुष्प कुमार आप दयाल प्रचंड, उन्होंने भी इस बात का विरोध जताया है कि ओली साहब को कुछ ऐसी हिमाकत नहीं करनी चाहिए कि भारत जैसे पड़ोसी को। डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं इस नेपाल की सिचुएशन को, क्योंकि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मान रहे हैं, देखिए नेपाल के लोग ऐसा नहीं करेंगे जब तक पीछे से प्रशासन ने क्लियरेंस नहीं दी हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई ऐसा नहीं करेगा जब तक पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं हो। गौर साहब, ये बिल्कुल एकदम सटीक बात है कि नेपाल ये काम बिना चीन के उकसाए कर ही नहीं सकता है, ना कर रहा है, इसमें कोई शक, रत्ती भर भी शक नहीं है। तो मैं सवाल ये उठता है कि चारों तरफ से हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं। तो भारत बहुत महान देश है और देखिए 130 करोड़ की आबादी वाला देश, हर लड़ाई में आगे बढ़ता है आदमी। बड़ा दुश्मन है तो उसको फेस करते करते आदमी बड़ा बनता है, रंग लाती है बिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। 62 वार्ड में मैं सैनिक स्कूल रीवा में था, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला जाने के 6 साल पहले। तो वॉर हुआ जून में, जुलाई में सुगबुगाहट हुई, अक्टूबर में अटैक किया चाइना ने, और लद्दाख यहाँ भी आए थे, वो लेप्सांग तक आए थे, गलवान तक आए थे वो उस टाइम, और विड्रॉ कर गए, साई चीन पूरा ले लिया। तो ये आसार बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये कह देना कि बहुत बर्फ हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी और वो नहीं लड़ पाएंगे, ठीक नहीं है। आज उन्होंने 5000 मीटर पे टेंट बनाए हैं, ऑल वेदर टेंट बनाए हुए हैं, तो ये सब उनका है। और देखिए 62 वॉर हुआ, मैं बता रहा हूं बड़ा अच्छा हुआ, उसकी वजह नुकसान बहुत हुआ हमें, उसकी वजह से हम लोग एकदम जाग गए। वी हैव बिकम ए रीजनल पावर। अभी ये जो हो रहा है ना, ये हो आगे बढ़ेगा।
इंडिया विल वेक अप टू बिकम ए ग्लोबल पावर। राइट सर, इंडिया विल ये ग्लोबल पावर की ओर बढ़ेगा। लेकिन आपके पास मनोज जी आ रहा हूं, यहां हम एक तरफ से देख रहे थे कि नेपाल बॉर्डर पर काफी टेंस था, वहीं पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ रही है वो तिब्बत बॉर्डर से भी आ रही है, और जो हमारा एरिया वहां पर है हिमाचल के आसपास के एरिया में, वहां पर तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता जो है वो इस वक्त चाइना बना रहा है, और उसमें नो मैन्स लैंड जो है उसको भी कैप्चर करने की बातें जो है वो आ रही है। अगर अभी इसमें पुष्टि होना बाकी है, सोर्सेज से हमारे पास इस तरीके की खबर है। तो ये मल्टी फ्रंट पर क्या चाइना हमारे साथ लड़ना चाहता है, या मल्टी फ्रंट पर हमारे साथ हमें एक तरफ करके कहीं और पर उनका निशाना हो सकता है? मनोज जी क्या आप जी गौहर साहब, दरअसल लड़ने की बात तुम नहीं करते, पर मैं बताऊं आपको, हम लोग पहले भी आपके साथ इस पर डिबेट कर चुके हैं। चाइना ये लद्दाख में एंट्री करना, लेकिन लगातार मैं पीछे डोकलाम की बात और सिक्किम की बात, अरुणाचल की बात, उत्तराखंड की बात इसलिए आपको जोड़ के करता हूँ। और अभी आप नेपाल में देखिए किस तरीके से, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान हो गया, ये तिब्बत, भूटान, ये नेपाल, ये कोई मुद्दा नहीं है। इन सब के पीछे की जो तस्वीर है और बैकबोन है वो चाइना है। और भारत के, चूंकि देखिए आज की जो स्थिति बनी है, वैश्विक महामारी के बाद चाइना की कमर हर तरीके से टूट रही है, टूटी हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हुआ है। कोई भी आदमी उसके साथ व्यवसाय नहीं करना चाहता। जो स्थिति भारत की रिजेक्शन की है, ये स्थिति कमोसम अन्य देशों की है। उस दूसरी तरफ क्या है कि अमेरिका का चुनाव है, लेकिन भारत बढ़ती हुई, मैं फिर कहना चाहूंगा 2014 के बाद बदली हुई परिस्थिति के, जिस तरीके से हम विदेश मामलों में, अन्य तकनीकी मामलों में, यूएन की मेंबरशिप के मामले में लगातार कहीं न कहीं हम चाइना को हिट करते रहे, इससे चाइना हमको हिट करने के लिए वो हर हथकंडे अपना रहा है और बड़े कूटनीतिक तरीके से। राइट सर, आपने चाइना की बात की, तो इस वक्त चाइना से एक और खबर जो आ रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। स्टैंड बाई आप रहिए, हमारे साथ इस वक्त अब्दुल नबी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास वुहान से है इस वक्त जो सबके लिए खतरनाक अलार्मिंग खबर हो सकती है? अब्दुल जी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो वुहान का आप जिक्र कर रहे हैं, चाइना एक बार फिर से कोरोना वायरस के बाद अब बायोलॉजिकल वेपन जो है वो तैयार कर रहा है, ऐसी खबर मिल रही है। और ये बायोलॉजिकल वेपन जो तैयार किया जा रहा है उसमें साथ ही साथ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। बहुत ज्यादा आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग ये सिचुएशन होगी आने वाले समय में। और जो चाइना चीन का जिक्र करते हैं चालाकी का, एक बार फिर से वो चालाकी के जरिए पाकिस्तान के साथ मिलकर आने वाले समय में बायोलॉजिकल वेपन की तैयारी कर रहा है। दरअसल वुहान के लैब में इसको तैयार किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि जो चीन है वो बायोलॉजिकल वेपन के जरिए युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को इसमें केंद्र बनाया गया है। और इसमें इशफाक गौर साहब, अहम चीज ये है चीन की चालाकी की कि इसने इसमें पाकिस्तान को चुना है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि वो देश की सीमा के बाहर प्रोजेक्ट इसलिए करना चाह रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर चीन आने से बच जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल, बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बातें जो है वो इस वक्त हो रही है और सीक्रेट बातें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके छप के बाहर आना शुरू हो गई है। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर भूषण दीवान साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, अगर इस खबर को हम सही माने तो कितना अलार्मिंग है ये? पहले एक वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है और अब खबर यह है कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी हो रही है और एंथ्रेक्स के टाइप का एक वायरस बनाया जा रहा है, तो कितना खतरनाक है ये? बिल्कुल बेहद खतरनाक है, और हमको समझना चाहिए मॉडर्न वॉरफेयर सिंपल नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। राइट सर। हमारे टाइम NBCD हुआ करता था, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस और वॉरफेयर। आजकल उसका नाम है CBRN, C फॉर केमिकल, B फॉर बायोलॉजिकल, R फॉर रेडियो एक्टिव, N फॉर न्यूक्लियर। तो CBRN वॉरफेयर की तैयारी हर फौज, हर एडवांस देश और भारत के अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं ये फाइट करने की। तो ये होता है, तो ये मैं नहीं समझता हूं इसको चालाकी मानना चाहिए, ये चालाकी नहीं है। वॉर कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वी हैव टू बी 5 steps बेटर प्रिपेयर्ड। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर वॉर,
इफ यू वांट टू प्रिवेंट वॉर यू हैव टू बी डबली प्रिपेयर्ड. यू वांट पीस, वॉर की तैयारी करें. और ये खबर खतरनाक है, पर हम समझते हैं. और नंबर 2 जो आपने कहा पाकिस्तान में करना चाहता है ताकि उस पर बदनामी ना आए. बदनामी से चीन डरता है ही नहीं बिल्कुल. जो दादागिरी हांगकांग में किया, ताइवान में कर रहा है, हमारे साथ कर रहा है, हर जगह कर रहा है. बदनामी से उसको किसी चीज से डर नहीं उसको. आज की डेट में वो वर्ल्ड पावर, बेशरम पावर लाइक अमेरिका बनेगा 10-15 साल में, उस ताक में है. राइट सर. अनुपम तिवारी सर, आपका रिएक्शन इस पर? जैसा आपने प्रीवियस कमेंटेटर ने जो बोला है कि इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, तो सेनाओं को इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो ऑलरेडी इस सब चीजों से प्रिपेयर्ड है. हाँ, लॉन्ग टर्म में हमारे देशवासियों को इसके लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है. और देखिए, ये जो सिनेरियो बन रहा है इसके लिए हिंदुस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढने ही पड़ेंगे. जैसे चाइना रिमोट से चला रहा है पाकिस्तान को भी और नेपाल को भी, तो हिंदुस्तान कभी भी किसी कंट्री को रिमोट से नहीं चलाएगा. लेकिन हाँ, कुछ ऐसे विश्वास पात्र देश बनाने पड़ेंगे हिंदुस्तान को अपने आसपास, बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ या वियतनाम के साथ. ये चाइना के बॉर्डर पर जितने भी हांगकांग में इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इस तरह के कुछ अपने फ्यूचर के प्लान के हिसाब से कुछ कंट्रीज के साथ दोस्ताना संबंध मजबूत बनाने पड़ेंगे, जिससे कि चाइना को कष्ट देना शुरू करें. और रही बात चाइना को परेशान करने की, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि चाइना के इन सब हिमाकतों का बदला हम तिब्बत की बातें उठा करके लें. वो बहुत जरूरी हो गया है. तिब्बत की बात उठाकर लिया जाए. मनोज मिश्रा साहब, कैसे आप रिएक्ट करेंगे इस पूरी खबर पर कि वुहान एक बार फिर सुर्खियों में है दोबारा आज, और ये खबरें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया छाप रहा है. अगर चाइना के अंदर से खबर निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद खबरें बाहर आ रही है. एक और दूसरा, जो हमारे लेवल पर यानी हमारी स्टेट के अंदर जिस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को दोबारा से रिलुक किया, हमने कुछ ऐप्स को ब्लॉक किया. अब ये खबर आ रही है आईटी मिनिस्ट्री और तकरीबन 100 के करीब ऐप्स को ब्लॉक करने जा रही है. तो क्या मैं इसको भी एक वॉर गेम का एक हिस्सा मानूं? जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मल्टी होता है, भाई साहब ये भी एक हिस्सा इसमें है. नहीं, बिल्कुल गौर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर दीवान साहब और तिवारी जी कह रहे थे, मैं इनकी दोनों बातों से सहमत हूं. क्योंकि सीबीआरएन के अटैक की अगर तैयारी भले हो पाकिस्तान के सामने, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि चाइना कभी 1-to-1 करने में कुछ सोचता नहीं है. वो इंटरनेशनल चीजों पर जो हस्तक्षेप करना होता है वो करता है. आपके टेरिटरी में घुसना होता है घुसता है. घुस करके दादागिरी करता रहा है. ये उसका इतिहास है और वही उसका आज है, और उसमें सफल रहा. हांगकांग की बात कर ले, वियतनाम की बात कर ले, या हम देखिए भूटान तिब्बत की बात कर ले, या अभी उसने उंगली में नचाना. पाकिस्तान तो पहले से नाच रहा था क्योंकि वो हमारे साथ उसका किस तरह का संबंध है. लेकिन विदेश नीति में इस बात का कहीं न कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि नेपाल जो भारत के बच्चे के तरीके से था, हम उसकी, अब देखिए अभी भी 19 जिले बिहार के सिर्फ नेपाल के बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं. और हम जब उसके यहाँ भूस्खलन हुआ था तो हमने बहुत तरीके से मदद की थी. क्या वजह हो ये कि मौलिक की जो नीतियां हैं या मौलिक किस कंपनसेशन में चाइना के साथ जा रहे हैं. हमको दोहरी मार, मैं गौर साहब फिर कहना चाहूंगा, विदेश नीति के साथ साथ हमको अपने बॉर्डर पर फौजी सेना को लेकर बहुत नहीं सोचना, क्योंकि हम उधर से बहुत मजबूत हैं. मजबूत स्थितियां नहीं होती तो शायद वापसी की बात नहीं होती, वापसी में चर्चा नहीं होती, डिस्कस नहीं होता. और जो हमारे झड़प हुई थी, अगर हमारे सैनिक 20 शहीद भी हुए थे तो हमने 40 को मारा भी था. तो दरअसल इन सब परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, और जैसे अभी दीवान साहब ने बात कही थी कि साहब अमेरिका के साथ, देखिए 15 साल बाद अमेरिका के साथ उसकी स्थितियां क्या होगी हम नहीं जानते, लेकिन मौजूदा स्थिति में चाइना को अगर डर है या लगातार वो चाहता है कि दबाया जाए किसी तरीके से, तो वो टारगेट में भारत है. और इसीलिए वो पाकिस्तान से, नेपाल से, या पाकिस्तान और बांग्लादेश के 1971 के मतभेद को भुलाने की मध्यस्थता कर रहा है. अपने आप में गौर साहब बहुत बड़ी बात है. तो पॉजिटिविटी अगर चाइना के साथ में है तो निगेटिविटी बहुत बड़ी है. अगर एक अभी वायरस से उभर नहीं पाया है, दूसरी हरकत भले वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत बुरी तरह फंसेगा. और हमको सपोर्ट करने के संख्या बल तरीके से रसिया, ऑस्ट्रेलिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज मिश्रा साहब ज्वाइन करने के लिए, डॉक्टर भूषण साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, अनुपम तिवारी साहब आज की चर्चा में ज्वाइन करने के लिए. चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है, 5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब WMCC की बैठक चल रही है और अभी तक ये माना जा रहा है कि बफर जोन्स पर
क्लियर ना कर दी है गवर्नमेंट की तरफ से, और कहा गया कि पैंगोंग TSO के अंदर और दिप्सोंग के अंदर कोई भी बफर जोन नहीं बनेगा और जो पोजीशन वहां पर थी उसको रेस्टोर ही करना होगा। सबकी नजरें आज इस पर भी थी कि क्या कुछ वहां से होगा, लेकिन सरकार ने कमर कस ली है चाइना के ऊपर इकोनॉमिकल वॉर चलाने के लिए, यानी इकोनॉमिकल